एक दौर था जब आवामी मसाइल को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टियां या जो बायां महाज है वो हमेशा सरगर्म रहता था। आज वो सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रियासती सेक्रेटरी अरविंद स्वरूप जी मौजूद हैं। उनसे तमाम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। अरविंद जी, सबसे पहले ये बताइए, एक दौर था जब कम्युनिस्ट पार्टियां जो जन समस्याएं थीं, जो आवामी मसाइल थे, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा सरगर्म रहती थीं। आज के दौर में चाहे पूरे मुल्क का हम नेशनल लेवल पे बात करें, वो सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही। क्या वजह? सरगर्मी तो है, पर अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस सरगर्मी को दिखाता नहीं है और वो हमारे हाथ में है नहीं। और दूसरी चीज़ की जो वर्गीय चेतना है, देश में जातिवाद का इतना दौरा बढ़ गया है कि जिससे वर्गीय चेतना थोड़ी मध्यम पड़ी है। धीरे धीरे वो जातीय चेतना, उससे लोगों का भला नहीं होता, बल्कि वो दूसरी ही दिशा उसकी बनती है। मैं ये देख रहा हूँ, ख़ास तौर से मोदी सरकार के 8 साल के रूल के बाद, अभी मैं बनारस में भी था और अभी लखनऊ में भी था, कि बड़े पैमाने पर लोग निकल कर आ रहे हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट वर्गीय चेतना दोबारा लौट रही है और थोड़ा समय लगेगा, पर लोग अपनी ज़रूरियातों के लिए, अपनी तकलीफ़ों के लिए, बावजूद ऐसे सब नारों के जो सरकारी इदारों से दिए जाते हैं लोगों को बंटवारा करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ लोग खड़े हो रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कम्युनिस्ट पार्टी तो निरंतर काम कर रही है लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, लड़ने के लिए और वर्गीय चेतना जागृत करने के लिए कि गरीब है और अमीर है और इसके बीच में गरीब पिस रहा है। तो वो गरीबी और अमीरी की चेतना वो हम समाज में पुनः जागृत करें। तो इतिहास का क्रम है, वो चलेगा, समय लग रहा है, कोई बात नहीं, पर परिवर्तन तो कुदरती है, परिवर्तन तो होगा और कम्युनिस्ट पार्टी उसमें जुटी हुई है। जो मौजूदा दौर है, धीरे धीरे देखा जाए, जो जहाँ पे वामपंथी दलों का बहुत ज़्यादा असर होता था, बंगाल है, यूपी में भी उसका अच्छा खासा असर था, बिहार में थोड़ा बहुत बचा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें सरकारों की, तो केरल को छोड़ करके कहीं और सरकार नहीं है और धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टियाँ पतन की ओर जा रही हैं। आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है कि पार्टी अपलिफ्ट करें? देखिए, कोई जादू तो है नहीं। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि वर्गीय चेतना कम हुई है, उसका असर हमारे बेसिस पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी पड़ा है, बंगाल में भी पड़ा है और केरल में नहीं असर पड़ा, हम दोबारा जीत कर आए, क्योंकि वहाँ पर वर्गीय चेतना थी, जातीय चेतना कम थी। इसलिए मुझे उम्मीद है, जैसा मैंने कहा, कि लोग फिर जुट रहे हैं, लोग जुटेंगे और ये जो रफ्तार है एक उल्टी दिशा की, ये पलटेगी। इतिहास तो हज़ारों सालों का होता है। हम लोग आज़ादी भी 190 साल के बाद प्राप्त किए। 1757 से अगर लगाया जाए तो 90 साल तो आज़ादी के लिए हम लड़े। तो समय लगेगा और बड़ी बड़ी पार्टियां धूल धूसरित होती देखी गई हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की एक निश्चित नीति है वर्ग चेतना की। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की सेवा करने की नीति है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक तकलीफ़ें हैं कम्युनिस्ट पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी बनी रहेगी। मान लीजिए ऐसा एक समाजवादी व्यवस्था कायम हो जाए तो उस समय हम ये देखेंगे कि इंसान कैसे और तरक्की कर सकता है और कैसे खुशहाल हो सकता है। तब कॉन्ट्राडिक्शन लड़ाई के नहीं होंगे कि पूंजीपत हमको लूट रहा है, मजदूर लूट रहा है। फिर तो सारा समाज एक होगा और वो सारा समाज कैसे समाज बेहतर हो, इंसान बेहतर हो, उसकी कुदरत में क्या तकलीफ़ है उसका निवारण हो और उसको हम कैसे और उसको भव्य बनाएं, उसके स्पिरिचुअल लाइफ कैसे और डेवलप हो, हम इसकी कोशिश करेंगे और ऐसा आइंदा होगा। निश्चित है, इतिहास तो आगे बढ़ता है, झटके लगते हैं, रुकता है, पर इतिहास कभी पलटता नहीं। रीजनल पार्टीज़ के साथ आप लोग का बड़ा अच्छा तालमेल रहता था। पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि वो तालमेल बिल्कुल कम होता जा रहा है। क्या वजह है? आपकी तरफ से कमी है या उन पार्टीज़ की तरफ से, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनकी तरफ से कमी है? हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा पार्टी का महाधिवेशन होने जा रहा है 14 से 18 अक्टूबर को विजयवाड़ा में,
हमने अपने दस्तावेज में लिखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट पार्टीज़ को भी एकता करने की कोशिश करेगी और जो और डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको भी एक करने की कोशिश करेगी। हमने अपने दस्तावेज में अपील की है कि दक्षिण पंथ की तरफ सेंटर से जो और लिबरल पार्टीज़ हैं वो सेंटर से दक्षिण की ओर न जाएं, बल्कि वो सेंटर पोजीशन से लेफ्ट की ओर आएँ, तब वो भी पार्टी जिंदा रहेंगी। नहीं तो आप देख रहे हैं जूते में दाल बट रही है, 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 करोड़ में एमएलए खरीदे जा रहे हैं। तो वो उसी वजह से हो रहा है कि वो सेंटर से दक्षिण जा रहे हैं। अगर वो सेंटर से वाम को जाएंगे तो उनके एमपी एमएलए भी सुरक्षित रहेंगे और परिस्थितियां बदलेंगी और देश के निज़ाम को, जो एक सांप्रदायिक निज़ाम है, इसको भी बदला जा सकता है। और ये जिम्मेदारी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ की भी होती है जो लेफ़्ट पार्टी से इतर हैं कि वो भी इन परिस्थितियों को समझें और देश को आगे ले जाने की कोशिश करें। और उस भावना को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये देश एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सेक्युलर रिपब्लिक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक है, उस भावना को डेमोक्रेटिक पार्टीज़ चरितार्थ करें तो हम बदल सकते हैं। हमें तो जो सोच है वो सोच है ही, उनको भी सोच पैदा करने की ज़रूरत है कि हमको देश को आगे ले जाना है। क्या लगता है उनके लेवल से कोई कमी है? वो समझते हैं धीरे धीरे, ये उनकी कमी तो वही बता पाएंगे, पर हम जो दूर से बैठे देखते हैं वो समझते हैं कि जिस गति से या जिस स्ट्रेटजी से हम चल रहे हैं उससे हम पार पार ले जाएंगे। तो वो तो ऐसा हो नहीं रहा दिखता है। कब कौन डेमोक्रेटिक पार्टी, बुर्जुआ पार्टी टूट जाए और बिखर जाए कोई नहीं कह सकता। कब पैसा उसको खरीद ले, मुझे लगता है कि देर सवेर उनको भी सोच पैदा होगी कि जो हमने रास्ता अभी तक अख्तियार किया हुआ है उसको बदलने की ज़रूरत है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि लेफ़्ट की डेमोक्रेटिक पार्टीज़ का एकता होना चाहिए, एक यूनाइटेड फ्रंट बनना चाहिए, उसकी ओर वो मुड़ेंगी, उम्मीद कर सकते हैं। थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, कितना जायज़ आप उसको मानते हैं? और लेफ़्ट को अगर लेफ़्ट मतलब इसमें नहीं जगह दी जाती है तो इसको किस तरीके से नुकसानदेह होगा समाज और सियासत के लिए? जनाब ये फ्यूचर की बात है। आप इसको थर्ड फ्रंट कहिए या कोई अल्टरनेटिव फ्रंट कहिए, कोई भी अल्टरनेटिव फ्रंट बनेगा तो कम्युनिस्ट पार्टी की तजवीज़ ये है कि उसका एक मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए कि वो इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे, एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए क्या करेंगे, नौजवान को रोज़गार देने के लिए क्या करेंगे, और जो हमारे सब और देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए क्या करेंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ की रक्षा करेंगे। इसके आधार पर एक मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए ताकि सब लोग एकत्रित हों और उसके आधार पर काम करें, तभी काम संभव हो पाएगा। नहीं तो फिर कोई इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा। मिनिमम प्रोग्राम को लागू करना, जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बने, अल्टरनेटिव मोर्चा बने, उसकी जिम्मेदारी होगी। यही एक रास्ता हो सकता है और तो कोई रास्ता समझ में आता नहीं। आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी जिस तरह मजबूत हुई है पूरे हिंदुस्तान में, कह लीजिए नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे, हर जगह पे, उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी का उसको कमज़ोर करने के लिए क्या फार्मूला है? क्या अपील करेंगे जनता से और जो आपसे हम ख्याल पार्टियां हैं उनसे? उसमें दो उदाहरण बड़े नुमायां हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से सांप्रदायिकता करके और मास हिस्टीरिया पैदा करके और मास मीडिया को कैप्चर करके, जो करंट मीडिया है, अपना सत्ता में पहुँचे, आप देख सकते हैं कि उस एनडीए गवर्नमेंट में पार्टियां टूट रही हैं। सबसे लेटेस्ट उदाहरण बिहार का है। तो दरअसल परिस्थितियां बदलती हैं। उन्हीं की पार्टी थी शिवसेना, टूट के एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनी और शिवसेना भी टूट के दूसरी में शामिल हो गई। तो ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं। परिस्थितियां उनकी बढ़त को रोकेंगी और मैं कह सकता हूं कि चाहे वो जितनी कोशिश करें, 24 साल, वर्ष 24 के इलेक्शन, वर्ष 19 के इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। जनता बहुत परेशान है, उस तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बुर्जुआ पार्टीज़ भी, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ भी अपनी वैसे नीतियों को बदलेंगी तो वो भी मजबूत होंगी और देश भी मजबूत। एक फ्रंट पे आना चाहिए सबको, एक यूनाइटेड फ्रंट बनना चाहिए, आना चाहिए डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये अरविंद स्वरूप जी हैं, उनसे उन्हें वाज़े तौर पर बताया कि किस तरीके से
बीजेपी की जो ताकत है उसको कम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और किस तरीके से आजकल जो वैल्यूज़ कम हो रहे हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक हों या सोशल लेवल के हों, उनकी सारी तजवीज़ उन्होंने हमें बताई। उर्दू इन्फॉर्मर के लिए बाराबंकी से मोहम्मद उमैर।